फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड सॉरी, आपको बहुत लंबा समय इंतज़ार करवाया मैंने मध्य प्रदेश पार्ट सेकंड के लिए। बट अब ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी क्योंकि मेरा फोकस है उन बच्चों पर, स्पेशली जो जेल पहरी की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका एमपी का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, वो चाहे करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक्स जीके हो। मैंने इनको दोनों को ही इस वीडियो में मतलब शामिल किया है। और जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक गठन है, वो भौगोलिक स्थिति है, ओके, उस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट होगा तो वो मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगी। ओके, तो अगर आप स्टडी विथ नीलम पर चाहे पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप हमें सभी सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के स्टोरी वाले सेक्शन में आपको एमसीक्यू और जो करंट में इंफॉर्मेशन चल रही, योजनाएं चल रही हैं, उस सब की जानकारी मिलती है, तो चेक कर सकते हैं आप स्टोरीज। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ प्राप्त होगी और टेलीग्राम पर आपको कोई भी नया वीडियो आने वाला होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। प्लस जो भी कोई करंट का टॉपिक चल रहा है या करंट में न्यूज़ चल रही है तो वो भी आपको यहाँ प्राप्त होती है। ये है स्टडी विथ नीलम ऐप, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ आपको हमारे सभी कोर्सेज की प्रीवियस वीडियो, करंट वीडियो, पीडीएफ और जीके क्विज प्राप्त होगा। ऐप को डाउनलोड करके ज़रूर देखें। आप लोगों को एक क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ, जो मेरी मिस्टेक्स हो गई थी, जो एक अफवाह फैली थी, ओके, वायरल खबर थी, उसको मैंने इंक्लूड कर दिया था, उसके लिए वो मिस्टेक्स थी हमारी, तो उसके लिए सॉरी। जो न्यूज़ ये थी कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो बन गए हैं, तो अभी कोई नहीं बना है मध्य प्रदेश के राज्यपाल। कौन है अभी कार्यकारी प्रभार है आनंदीबेन पटेल के पास, ओके। तो इसे आप लोग ध्यान रखें। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट आज का लेक्चर। निम्न में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? चंबल नदी पर नहीं है तो राइट आंसर होगा इंदिरा सागर बांध। बाकी जवाहर सागर बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध तीनों किस नदी पर है? तो ये बांध है चंबल नदी पर, याद रखिएगा। इंदिरा सागर बांध पुनासा खंडवा में किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर इज होगा नर्मदा। राइट आंसर इज नर्मदा। किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात तथा किस नदी पर है? कौन सा जलप्रपात है और किस नदी पर है? तो ये है चचाई जलप्रपात और ये किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर है। यहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है जब यहाँ पर ऑप्शन में आ जाता है बहुटी जलप्रपात, ओके, क्योंकि कुछ बच्चे विकिपीडिया भी देखते हैं तो वहां पर दिया गया है विकिपीडिया को, लेकिन जो अगर मध्य प्रदेश का एग्जाम देता है तो उसे पता होगा व्यापम राइट आंसर किसे मानता है? चचाई जलप्रपात को। तो आपको याद रखना और इसे क्या कहा जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन में उसका आंसर आपको प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को नर्मदा नदी का जल प्राप्त नहीं होता है? नर्मदा नदी का जल प्राप्त किसको नहीं होगा? छत्तीसगढ़ को, क्योंकि कहाँ से बहती है नर्मदा? ये बहती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो मध्य प्रदेश की किस ओर है? छत्तीसगढ़, तो ये है पूर्व की तरफ, ओके, तो इसे प्राप्त नहीं होता है। बाकी सभी राज्यों को प्राप्त होता है। ये लोकेशन है नर्मदा बेसिन की, ओके, ये यहाँ से। बेसिन का मतलब क्या होता है? बेसिन का मतलब होता है जिस क्षेत्र से होके नदी बहती है उसके दोनों ओर के क्षेत्रों तक, जहां तक उसके जल से क्या होता है? क्षेत्र होता है, उसके जल का संग्रह क्षेत्र, मतलब जो आसपास की छोटी छोटी नदियां होती है वो आकर उसमें मिलती हैं, ओके। और उससे किन किन क्षेत्रों में क्या होती है? सिंचाई होती है। तो दो टर्मिनोलॉजी यहाँ होती है, कमांड एरिया और कैप्चर्ड एरिया, ठीक है। तो कमांड एरिया का मतलब होता है जहां तक नदी का क्या जा रहा है? जल जा रहा है, मतलब उसकी सहायक नदियां भी उसमें आके मिलती जा रही हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? नदी बेसिन कहते हैं, ओके। तो ये नर्मदा का नदी बेसिन क्षेत्र है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, ओके, और ये गुजरात में भरूच के पास कहाँ मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। बीहड़ नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है तमसा या टोंस की, ठीक है। टोंस का ही पुराना नाम क्या है? तमसा है इसका प्राचीन नाम। किस नदी पर, किस नदी की सहायक नदी है? तो ये तमसा या टोंस की कौन सी? बीहड़। और बीहड़ पर ही कौन सा जलप्रपात है? चचाई जलप्रपात है। टोंस हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से कितने मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? टोंस जो जल विद्युत परियोजना, उससे कितने मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है? राइट आंसर इज 315। मध्य प्रदेश के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरीके की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, 315 मेगावाट। भारत का नियाग्रा निम्न में से किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चचाई जल प्रपात को। किसको कहा जाता है? चचाई जलप्रपात को, ओके। नियाग्रा कहाँ पर है?
तो ये है सेंट लॉरेंस नदी पर है, कहाँ पे, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है नियाग्रा फॉल्स। ओके, उसी नियाग्रा फॉल्स की संज्ञा दी जाती है चचाई जलप्रपात को। ओके, नर्मदा नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 12-13 किलोमीटर बहती है, ये गलत ऑप्शन हो गया। कितनी बहती है मध्य प्रदेश में? 1077 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 12-13 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसका उद्गम अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। एस्चुरी क्या होती है? देखिए, एक ऊंची घाटी से नदी सीधे समुद्र में मिल जाती है, और डेल्टा का मतलब होता है समुद्री क्षेत्र में जाके कई शाखाओं में विभाजित होके जो नदी द्वारा मलबा लाया गया होता है उससे एक डेल्टा का निर्माण करती है, मतलब डेल्टाई मैदान बनाती है। तो नर्मदा डेल्टाई मैदान नहीं बनाती है। कौन बनाती है? दक्षिण भारत की नदियां, कृष्णा नदी, और जैसे दक्षिण भारत नहीं, उत्तर भारत की नदियां भी बनाती है, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा सुना होगा आपने, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों द्वारा बनाया गया। लेकिन नर्मदा नदी नहीं बनाती, ये एक ऊंची खाड़ी से गिरते हुए कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। भरूच नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, तो राइट होगा। ओके, रॉन्ग क्या होगा? ये होगा। 1077 किलोमीटर बेटी है और कुल लंबाई है 12-13 किलोमीटर। क्लियर है? इसके कुछ ऑप्शंस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। इंग्लैंड की रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये करंट का पॉइंट है, लॉ ऑफ बोरो और मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मध्य स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च सेंटर के लिए अनुबंध हुआ है अभी हाल ही में। खेल और युवा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये हैं यशोधरा राजे सिंधिया। खेल एवं युवा विभाग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। भोपाल के बड़खेड़ा नाथ क्षेत्र में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा। ओके, इस अनुबंध के अनुसार, तो ये भी आप याद रखें। हाल ही में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के द्वारा ई संजीवनी टेलीमेडिसिन का प्रारंभ किस जिले से किया गया है? तो ये राइट आंसर होगा आपका रायसेन। किस जिले से हुआ है? रायसेन जिले से किया गया है। ये हैं प्रभुराम चौधरी, मध्य प्रदेश के क्या है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेंटर का प्रथम चरण किन जिलों में लागू किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सीहोर। राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? देखिए, जो दिव्यांग छात्र हैं उनको कोविड-19 के समय पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो उन छात्रों की 12वीं क्लास से, फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, वैसे तो 5th क्लास से 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए ई लाइब्रेरी दिव्यांग छात्रों के लिए प्रारंभ की गई है। किस जिले में? मंडला जिले में। ओके, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो मध्य प्रदेश रहा है। इसकी जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे ज़्यादा, मतलब कितने लोगों ने अप्लाई किया है और कितनी तेजी से काम हुआ है, उसमें कौन है प्रथम स्थान पर? मध्य प्रदेश है। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में निम्न में से कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं कमलनाथ। किस जिले से हैं ये विधानसभा के सदस्य? तो ये हैं छिंदवाड़ा जिले से। कहाँ से हैं? छिंदवाड़ा जिले से। अभी तक प्रोटेम स्पीकर कौन थे? रामेश्वर शर्मा, हुजरू विधानसभा क्षेत्र, भोपाल से। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये हैं कमलनाथ जी, सभी पहचानते, पूर्व सीएम रह चुके हैं। हाल ही में समाचारों में रहा अटल प्रोग्रेस वे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? ओके, तो ये गुजरेगा 3 जिलों से होकर। किस किस से? शिवपुरी, भिंड, मुरैना। शिवपुरी, भिंड, मुरैना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि अटल प्रोग्रेस वे का पहले नाम क्या था? चंबल एक्सप्रेस वे, फिर रखा गया प्रोग्रेस वे, और अब रख दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर 16 अगस्त को इसका नाम कर दिया गया अटल प्रोग्रेस वे। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, वर्ष 2017-18 में प्रारंभ हुए भारत माला परियोजना में मध्य प्रदेश के किस 6 लेन प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है? 6 लेन मतलब 6 लेन वाला प्रोजेक्ट होता है ये, है ना, एक्सप्रेस हाईवे। तो ये शामिल किया गया है अटल प्रोग्रेस वे को। याद रखिएगा, भारत माला परियोजना का प्रथम चरण चल रहा है, और ये कब से कब तक का है? तो प्रथम चरण में 34,000 के समथिंग सड़कों का निर्माण का क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। और ये चलेगा, जो प्रोजेक्ट है भारतमाला, 2017-18 से 2021-22 तक। ठीक है, इसका ईयर भी याद रखना। निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो राइट आंसर होगा बावनथड़ी परियोजना। कौन सी परियोजना? बावनथड़ी परियोजना बावनथड़ी नदी पर ही है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा कब घोषित किया गया था? 2009
कब घोषित किया गया? 2009 में घोषित किया गया था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं और मध्य प्रदेश तथा किस राज्य की संयुक्त परियोजनाएं के गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, देखिए ये परियोजनाएं दी गई हैं। उर्मिल परियोजना एमपी यूपी, बाण सागर परियोजना एमपी यूपी बिहार, पेंच परियोजना एमपी महाराष्ट्र, सरदार सरोवर परियोजना एमपी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पर रॉन्ग आंसर होगा आपका डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। कौन शामिल है? राजस्थान। कौन सा राज्य शामिल है? राजस्थान। तो ये आप याद रखेंगे सभी परियोजनाओं को। प्रदेश के कितने जिलों में 2 अक्टूबर 2020 से स्वामित्व योजना का शुभारंभ होगा? ये होगा 3 जिलों से। ठीक है, 3 जिलों से प्रारंभ होगा और इन 3 जिलों में लक्ष्य रखा गया है 10,000 ग्राम पंचायतों का सर्वे करने का। आप लोगों को मालूम होगा देश के सभी राज्यों में, सभी जिलों में क्या हो रहा है? जमीन का रिकॉर्ड रखा जा रहा है ड्रोन के माध्यम से, जिससे क्या होगा? जो जमीन विवाद होते हैं, जमीन विवाद में जो हत्याएं होती हैं उसको रोका जा सके और एक राष्ट्रीय स्तर का डाटा तैयार हो जिसमें उसका मालिक और जो खसरा होता है, जो भी कुछ होता है जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज, वो बिल्कुल क्लियर कट रहे, ताकि जमीन विवाद की समस्या ही लोगों के मध्य खत्म हो जाए। क्योंकि लोग क्या करते हैं? दूसरे की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और अवैध रूप से उस पर घर बनाते हैं या लोगों के साथ रहते हैं और उसमें मार काट भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए स्वामित्व योजना चल रही है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों में चलेगी 2 अक्टूबर 2020 से? 3 जिलों में। 2 अक्टूबर को क्या है? गांधी जयंती। कौन कौन से होंगे 3 जिले? तो ये होगा सीहोर, हरदा और डिंडोरी। याद रखिएगा, सीहोर, हरदा और डिंडोरी। ओके, चलिए नेक्स्ट। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ऊंचाई कितनी मीटर है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर है धूपगढ़ की ऊंचाई। पचमढ़ी हिल स्टेशन की खोज निम्न में से किसके द्वारा और कब की गई थी? कैप्टन फोर्सेथ 1862। कैप्टन फोर्सेथ 1862। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में मध्य प्रदेश के कितने जिले टॉप 20 में शामिल है? आपसे टॉप 20 पूछा गया है तो राइट आंसर इज 6। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं ये 6? खरगोन 5वें स्थान पर है 20 में, उज्जैन 12वें स्थान पर, राजगढ़ 13वें स्थान पर, बुरहानपुर 14 और सिंगरौली 15 और 16 में है छिंदवाड़ा। ठीक है, ये टॉप 20 में बोल रहे हैं। देश के सबसे स्वच्छतम शहरों में मध्य प्रदेश के 6 शहर शामिल है। किस लाख से कितने लाख तक की आबादी में? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या पर। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। देश के सबसे स्वच्छ शहरों के शीर्ष 10 शहरों की सूची में मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले शहर शामिल हैं? तो ये हैं भोपाल, इंदौर भोपाल। ठीक है, इंदौर पहले आना था, इंदौर भोपाल। ठीक है, तो इंदौर भोपाल शामिल है मध्य प्रदेश से। टॉप 10 की पूछा जा रहा है आपसे, तो देखिए इंदौर है पहले स्थान पर पूरे ओवरऑल इंडिया में। ठीक है, और दूसरे जो भोपाल है इसका स्थान है 7वां टॉप 10 में। तो आपको याद रखना है कितनी आबादी पर है, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा आबादी पर, और जो 6 हैं वो कितने हैं? 1 लाख से 10 लाख की आबादी तक। तो ये कंफ्यूज ना हो, डाटा में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो इसको पीडीएफ को बार बार आप देखते रहें या खुद के अच्छे नोट्स बना लें, लेकिन भूलना नहीं है। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2020 को खेल दिवस के अवसर पर निम्न में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? मतलब ये नॉमिनेट हुए हैं। ओके, अभी क्लियर नहीं है, पॉसिबिलिटीज है कि हो जाएगा। एक और चीज आप यहाँ से याद रखेंगे कि जो खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, उसमें जो मलखंब है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखंब। इस मलखंब को शामिल कर लिया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिफारिश की गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। ओके, तो ये सिफारिश की गई है देने की। किसे की गई है? तो योगेश मालवीय को की गई है। ये मलखंब के खिलाड़ी हैं, 27 वर्षों से प्रशिक्षक रहे हैं। क्या रहे? कोच रहे हैं। ठीक है, किस खेल से संबंधित है, किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो मलखंब के प्रशिक्षक हैं, उज्जैन से हैं। और अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी करंट अफेयर्स या एमपी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 99% जो खिलाड़ी आते हैं मलखंब के वो उज्जैन से ही आते हैं। और मलखंब में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रभाष जोशी पुरस्कार। प्रभाष जोशी पुरस्कार ये कब से प्रारंभ हुआ था? 2013 से प्रारंभ हुआ था, मलखंब में दिया जाता था। 2013 में पहली बार किसे दिया था? ये दिया था अजय वक्तारिया को। 2013 में अजय वक्तारिया को दिया गया।
2014 में यशोदा मदारिया को दिया गया, ठीक है, 2014 में, और 2015 में ये दिया गया था हर्ष यादव को, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे सभी को। और अभी सिफारिश किसको की गई है? योगेश मालवीय को की गई है, उज्जैन से हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच के लिए 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के रूप में? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे किसके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। मध्य प्रदेश भौगोलिक संरचना, देखिए मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, आज हम 1 पार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो परसों आएगा उसमें हम 2nd पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हम देख लेते हैं एमसीक्यूज के माध्यम से। मध्य प्रदेश को भारत के मध्य में स्थित होने के कारण क्या कहा जाता है? हृदय प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश को हृदय प्रदेश पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। तो हृदय प्रदेश नाम किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसे लघु भारत भी कहा जाता है क्योंकि जितनी भी विविधताएं भारत में देखने को मिलती हैं उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी विविधताएं का भंडार है। देखिए मध्य प्रदेश में आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर सिर्फ हिंदी बोली जाती है, यहाँ पर सिर्फ मद्रासी बोली जाती है, यहाँ पर सिर्फ राजस्थानी या गुजराती बोली जाती है। नहीं, ये विविधताओं का देश है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश की भी कोई एक भाषा या एक संस्कृति नहीं है, ठीक है। जैसे आप गुजराती संस्कृति बोल सकते हो लेकिन मध्य प्रदेश की संस्कृति में आपको बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। मध्य प्रदेश का क्षेत्र देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? दूसरा। प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पर है राजस्थान। और तीसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। चौथे स्थान पर कौन है? यूपी। तो ये याद होना चाहिए आपको। देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 9.38%। 9.38% है देश के क्षेत्रफल का। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 3,08,252 किलोमीटर, जो देश के क्षेत्रफल का कितना है? 9.38% है। ओके, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का है 3,07,513 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का है आपका 2,38,556 और जम्मू कश्मीर का है आपका 2,22,236 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये है 5 टॉप राज्य, ठीक है। नंबर 1 पे आपका राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, 2 पर है मध्य प्रदेश, 3 पर है महाराष्ट्र, 4 पर है यूपी और 5 पर है जम्मू कश्मीर। तो ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के संभागों की संख्या कितनी है? 10 संभाग हैं। ये दिख रहे हैं आपको, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, भोपाल। देखिए अगर आपको जिलों की लोकेशन याद होती है तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है? संभाग याद कीजिए। संभाग अगर आपको याद होते हैं और आपके रूम में अगर एमपी का मैप लगा है तो आपको ऑटोमेटिकली जिले याद हो जाएंगे, लेकिन पहला प्रेफरेंस दीजिए संभागों को, ठीक है। जिलों की लोकेशन ऑटोमेटिकली आपको याद होने लगेगी बार बार देखने पर। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? क्रमशः पूछा गया है। पहले हमें बताना है पूर्व से पश्चिम। ओके, देखिए पूर्व से पश्चिम में कितनी है, उत्तर से दक्षिण में कितनी है। तो पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है ये वाली, ये कितनी अलग ही दिख रही है हमें, ये ज़्यादा है, तो ये है 870 किलोमीटर। ओके, और उत्तर से दक्षिण की ये कितनी है? ये है 605 किलोमीटर। कितनी है? 605 किलोमीटर। तो ये आप मैप के थ्रू समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ओके, ये याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मध्य प्रदेश के जिले हैं, जिलों को बार बार देखिए ताकि आप जिलों की लोकेशन ना भूलें। कभी भी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो क्या होगा? अलीराजपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। ओके, अब जैसे पूछ लिया जाए कि किस किस जिलों से होकर आपके चंबल प्रोग्रेस वे निकलेगा, ठीक है, या अटल प्रोग्रेस वे, तो अभी हमने बताया शिवपुरी, डिंडोरी, ठीक है। तो आपको ये लोकेशन पता होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये लोकेशन आपको मैप के थ्रू ही याद होगी, इसलिए बार बार मैप को देखते रहें। मध्य प्रदेश पुनर्गठन पार्ट 1। पुनर्गठन के पार्ट 1 में हम समझेंगे यहाँ से कि मध्य प्रदेश के
पड़ोसी जिले कौन से हैं, पड़ोसी राज्य कौन से हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी सीमा किस राज्य से लगती है, और मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, ठीक है, और मध्य प्रदेश 1947 के पहले क्या स्थिति थी और 1956 के बाद क्या स्थिति हो गई। इन सभी को अपन वन बाय वन क्लियर करेंगे। देखिए, वर्तमान जो मध्य प्रदेश है इसका गठन कब हुआ, तो 2000 में हुआ था। वर्तमान मध्य प्रदेश की बात करेंगे। 2000 से पहले का जो गठन हुआ था, क्योंकि 2000 में कौन सा राज्य अलग हुआ, छत्तीसगढ़। 2000 पहले से बात करेंगे तो 1956 की हम शुरू करेंगे, और 1956 से पहले क्या स्थिति थी 1947 में, तो हम सबसे पहले कहाँ से देखेंगे, 1947 से ही देखेंगे। ओके, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था फिर उसके बाद क्या कंडीशन हुई, फिर 1956 में क्या हुई, और फिर 2000 के बाद क्या कंडीशन और वर्तमान में क्या स्थिति है। ओके, तो ये हम सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करेंगे। देखिए, 1956 की पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। 1956 में किसका गठन हुआ था, फजल अली आयोग का। 53 में गठन हुआ था, 56 में रिपोर्ट आई थी। फजल अली आयोग का गठन हुआ था। ये फजल अली आयोग, इसका गठन क्यों किया गया था, इसका गठन किया गया था देश में राज्यों के पुनर्गठन के लिए। तो उन्होंने अनुशंसा की थी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन की। ओके, तो मध्य प्रदेश का गठन हो गया था। और अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाएंगे, 2020 में कौन सा मनाएंगे, 67वां, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा किस आयोग का गठन किया गया था, फजल अली आयोग का। अब हम बात करते हैं 1947 से सेंट्रल प्रोविजन में। ओके, देखिए, मध्य प्रदेश कितने भागों में डिवाइड था, 4 भागों में डिवाइड था, जिन्हें हम पार्ट कहते थे। कौन कौन से पार्ट थे वो, तो पार्ट था ए, बी, सी और भोपाल स्टेट, 3 पार्ट थे। तो पार्ट ए जो था, इसकी राजधानी क्या थी, पार्ट ए की राजधानी थी आपकी नागपुर। इसे क्या कहा जाता था, पार्ट ए, राजधानी क्या थी, नागपुर। इसमें कौन कौन से एरिया इंक्लूड थे, तो आप अच्छे से सुनिएगा। इसमें था सेंट्रल प्रोविजंस, बरार, छत्तीसगढ़, बघेलखंड और मध्य प्रदेश, ठीक है। ये क्षेत्र आते थे पार्ट ए में। ओके, और इसके प्रमुख कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल इसके प्रमुख थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट बी जो था हमारा, इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानियां 2 थी, एक इंदौर था और दूसरा ग्वालियर था, इंदौर और ग्वालियर, ठीक है। पार्ट बी के जो 2 राजधानियां थी, तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो इसमें मध्य प्रदेश के पश्चिम के जिले शामिल थे। ये पश्चिम के जो जिले हैं वो शामिल थे, पश्चिम की रियासतें शामिल थी और मध्य भारत का क्षेत्र शामिल था, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और इसके प्रमुख कौन थे पार्ट बी के, तो पार्ट बी के प्रमुख थे लीलाधर सेठ। ओके, पार्ट सी में थे आपका रीवा, राजधानी क्या थी, रीवा थी। ओके, पार्ट सी की राजधानी रीवा थी। और इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, उत्तर में स्थित जो रियासतें थी वो इसमें शामिल थी, और विंध्य प्रदेश, उत्तर में स्थित रियासतें और विंध्य प्रदेश इसमें शामिल था। और इसके प्रमुख कौन थे, तो इसके प्रमुख थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल। ओके, और फिर लास्ट में 4th पार्ट था आपका भोपाल स्टेट। ओके, कौन सा था, भोपाल स्टेट। राजधानी क्या थी, भोपाल ही थी। और भोपाल उस समय किस जिले में आती थी, तो सीहोर जिले की तहसील थी, ठीक है। याद रखना, सीहोर जिले की तहसील थी भोपाल। बाद में बना है ये जिला, कब, 1972 में, 1972 में बना था ये। ओके, और भोपाल स्टेट के प्रमुख कौन थे, तो ये थे शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ओके, अब हम जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, और पार्ट 2 में इसका आपको बहुत अच्छा चार्ट के थ्रू समझाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पार्ट 2 को आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली कल इवनिंग में आपको पार्ट 2 तैयार मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।